क्या आप भी कक्षा 9 में हैं और वार्षिक परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, विषय हिंदी? तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपका पेपर इस प्रकार से होगा। सबसे ऊपर लिखा हुआ होगा वार्षिक परीक्षा 2024, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक होंगे 70। विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए हुए होंगे। पहला, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 वस्तुनिष्ठ हैं। देखिए इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी जो प्रश्न हैं उनके जो अंक हैं वो उनके सामने दिए हुए होंगे। पहला प्रश्न देखिए, वस्तुनिष्ठ। दो बेलों की कथा के लेखक हैं। तो इसके ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिशंकर परसाई। तो इसका उत्तर होगा क, प्रेमचंद। प्रश्न 2, लहासा की ओर पाठ में किस समाज का वर्णन है? तो भारत, चीन, जापान और श्रीलंका। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन ख आएगा, क्योंकि चीन और चीन का हिस्सा है तिब्बत। तो तिब्बती समाज का वर्णन है, तो इसमें ऑप्शन ख सही है। तिब्बत नहीं दे रखा हो, अगर चीन दे रखा है तो हम चीन ही करेंगे। प्रश्न 3, लेखक ने किस संस्कृति को हमारे लिए चुनौती कहा है? तो इसका उत्तर होगा उपभोक्तावादी संस्कृति को। प्रश्न 4, सालिम अली के जीवन को किस घटना ने बदल दिया? तो शादी ने, गौरैया ने, नौकरी ने, सभी ने। तो इसका उत्तर होगा ख, गौरैया ने। प्रश्न 5, कबीर के अनुसार मानसरोवर में हंस क्या चुगते हैं? तो पानी भी नहीं चुगते, दाना भी नहीं चुगते, भक्ति भी नहीं चुगते। मानसरोवर में हंस मोती चुगते हैं। प्रश्न 6, रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन हैं? तो रीढ़ की हड्डी जो कृतिका पुस्तक में है उसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन क सही है। प्रश्न 7, परसरग कितने होते हैं? तो परसरग कारक चिन्ह होते हैं जो 8 होते हैं। ऑप्शन ख इसमें सही है। प्रश्न 8 देखिए, कवि ने मेघों को किसकी उपमा दी है? तो कवि ने मेघों को मेहमानों की उपमा दी है। प्रश्न 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये इसमें रिक्त स्थान वाले 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। देखिए, जूता खाली स्थान से हमेशा कीमती रहा है। तो जूता किससे कीमती रहा है? इसमें आएगा टोपी रिक्त स्थान में। प्रश्न 2, उमा ने रिक्त स्थान की परीक्षा पास की। तो इसमें आएगा उमा ने बीए की परीक्षा पास की। खाली स्थान आए बनठन के। तो ये काव्य खंड में है और बनठन के कौन आते हैं? इसमें आएगा मेघ। मेघ आए बनठन के। प्रश्न 4, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द खालिस्तान कहलाते हैं। तो उत्तर होगा विशेषण। प्रश्न 5, कवि सम्मेलन में खालिस्तान समास होगा। तो कवि सम्मेलन में कवियों का सम्मेलन, इसमें तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न 3 देखिए, सत्य और असत्य वाले प्रश्न। 5 प्रश्न हैं, उसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य, उनके सामने अंकित करना है। महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री है। तो इसका होगा सत्य, क्योंकि महादेवी वर्मा छायावाद की ही थी। रसखान श्री राम के भक्त थे। तो रसखान जो है श्री राम के भक्त नहीं थे, ये असत्य हो जाएगा। प्रश्न 3, दादी माँ ने चोर को लोटे से पानी पिलाने के लिए कहा था। तो ये सत्य है। प्रश्न 4, माटी वाली राजस्थान की रहने वाली थी। तो ये असत्य है, क्योंकि वह तो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड की रहने वाली थी। प्रश्न 5, कोकिला कवि के पास दिन के समय बोलने आती है। तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोयल जो थी वो कवि के पास रात के समय आती है। प्रश्न 4 देखिए विद्यार्थियों, अति लघुतरात्मक प्रश्न जिनके उत्तर एक पंक्ति में या एक शब्द में देने होते हैं। ये 10 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं? तो इसका उत्तर होगा 4 प्रकार के। पहला है संस्कृत भाषा के, दूसरा हिंदी भाषा के, तीसरा विदेशी भाषाओं के और चौथा अवयव से बनने वाले उपसर्ग। प्रश्न 2, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो कृत प्रत्यय धातु के अंत में लगने वाले
इस प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न 3, निम्न शब्दों को विशेषण में बदलिए। इतिहास, इतिहास का विशेषण हो जाएगा ऐतिहासिक। और दिन, दिन का विशेषण हो जाएगा दैनिक। प्रश्न 4, परसर्ग ने का क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो परसर्ग ने का क्रिया पर दो प्रभाव हमें लिखने हैं। पहला तो क्रिया भूतकाल में बदल जाती है, दूसरा जो क्रिया है उसमें लिया का प्रयोग हो जाता है। प्रश्न 5, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो दो वाक्य और वो किसी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्रश्न 6, आकाश और पहाड़ का पर्यायवाची लिखना है। तो आकाश का पर्यायवाची होंगे आसमान, गगन, अंबर। पहाड़ का होगा नग, गिरी, पर्वत। अतीत व प्रत्यक्ष का विलोम लिखिए। तो अतीत का विलोम होगा वर्तमान और प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। प्रश्न 8, अन व अन्य के अर्थ लिखिए। तो ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों से लिया गया है। ये जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है सारे व्याकरण के प्रश्न हैं। तो अन्न का होगा अनाज, अन्य का होगा दूसरा। प्रश्न 9, अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होगा अत्यधिक थक जाना। प्रश्न 10, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। प्यारे विद्यार्थियों, 5 का जो प्रश्न है वह होगा अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने वाला। तो गद्यांश कुछ इस प्रकार से है। मानव जाति ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति की गोद में जन्म लिया और उसी से अपने भरण पोषण की सामग्री प्राप्त की। सभी प्रकार के वन्य या प्राकृतिक उपादान ही उसके जीवन और जीविका के एकमात्र साधन थे। प्रकृति ने ही मानव जीवन को संरक्षण दिया। रामचंद्र, सीता तथा लक्ष्मण ने भी पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर वनवास का लंबा समय व्यतीत किया। वृक्षों की लकड़ी से मानव अनेक प्रकार के लाभ उठाता है। उसने इन लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया। इससे मकान व झोपड़ियाँ बनाई। इमारती लकड़ी से भवन निर्माण, कृषि यंत्र, परिवहन जैसे रथ, ट्रक, रेलों के डिब्बे, फर्नीचर बनाए जाते हैं। कोयला भी लकड़ी का प्रतिरूप है। वृक्षों की लकड़ी तथा उसके उत्पाद जैसे नारियल का जूट, लकड़ी का बुरादा, चीड़ की लकड़ी आदि विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग फल, कांच के बर्तन आदि नाजुक पदार्थों की पैकिंग के लिए किया जाता है। इस प्रकार वृक्षों से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त परोक्ष फायदे हैं। जीवनदायिनी ऑक्सीजन पेड़ों से प्राप्त होती है। वृक्षों के आधिक्य से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। बच्चों, ये पूरा जो अपठित गद्यांश है वो पेड़ पौधों के बारे में ही लिखा गया है। इसमें पहला प्रश्न, आदिकाल से मानव जीवन किस पर आधारित था। तो इसका उत्तर होगा वनों पर आधारित था। वनवास काल में राम, लक्ष्मण और सीता ने कहाँ वास किया। तो इसका उत्तर होगा पंचवटी नामक स्थान पर। प्रश्न 3, वृक्षों से परोक्ष फायदा किस में हो सकता है। तो परोक्ष देखो, वृक्षों से अन्य प्रकार के परोक्ष फायदे हैं। जैसे हमें गैसें प्राप्त होती हैं, जो बाढ़ होती है उसके नियंत्रण में मदद मिलती है। तो ये 2 फायदे हैं। लकड़ी का प्रतिरूप किसे बताया है। तो लकड़ी का प्रतिरूप कोयले को बताया है। वृक्षों से प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो वृक्षों से हमें सीधे सीधे लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, फल प्राप्त होते हैं। प्रश्न 6, संसार में मानव जीवन को सर्वप्रथम किसने संरक्षण दिया। तो इसका उत्तर होगा वनों ने ही। प्रश्न 7, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा वनों का महत्व। प्रश्न 8, पंचवटी का समास विग्रह कर समास का नाम बताइए। तो पंचवटी का समास विग्रह होगा पंचवटों का समाहार और इसमें समास होगा द्विगु समास। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपठित गद्यांश 8 अंक का था। अब देखिए प्रश्न 6, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अपठित पद्यांश है। सोचता हूँ मैं कब गरजा था, जिसे लोग मेरा गर्जन समझते हैं, वह असल में गांधी का था। उस गांधी का था जिसने हमें जन्म दिया था। तब भी हमने गांधी के तूफान को देखा था, गांधी को नहीं। वे तूफान और गर्जन के थे पीछे बसते थे। सच तो यह है कि अपनी लीला में तूफान और गर्जन को शामिल होते देख वे हंसते थे। तो इसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया है। इससे 5 प्रश्न देखिए। गांधी जी के जीवन में किसका समन्वय था। तो गांधी जी के जीवन में देखिए
गांधी जी की जो जीवन था उसमें सुख और दुख दोनों का समन्वय था। जिसने हमें जन्म दिया इस आधार पर गांधी को कहा गया है। तो गांधी को इस आधार पर राष्ट्रपिता कहा गया है। गांधी जी को किस बात पर हंसी आती थी? तो इसका उत्तर छाट के देखेंगे कि वे तूफान और गर्जन को अपने लीला में शामिल होते देखते थे, तब उन्हें हंसी आती थी। प्रस्तुत काव्यांश से क्या संदेश दिया गया है? इसे गांधी जी के महत्व पे प्रकाश डाला गया है। आंधी का पर्यायवाची बताइए। तो आंधी का पर्यायवाची होगा तूफान। प्रश्न 7, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? तो ये प्रश्न 2 अंक का है। मेरे संघ की ओर से पाठ से लिया गया है। प्रश्न 8, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह उचित क्यों नहीं है? तो ये रीढ़ की हड्डी नामक पाठ से लिया गया है। इसका उत्तर आपको करना है। प्रश्न 9, अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र आप लिख देंगे जो 8 अंक का होगा। आगे प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। हमें गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अंतिम प्रश्न देखिए 11, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो हमें 300 शब्दों में निबंध लिखना होगा जो 8 अंक का होगा। पहला विषय पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा मोबाइल के प्रभाव, तीसरा मेरे प्रिय कवि, चौथा आत्मनिर्भर भारत। इस प्रकार से बच्चों ये हमने हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास विथ वासु पे कक्षा 9 हिंदी का वार्षिक पेपर डाला है। अगर ये आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।